हिंदी वॉइस वॉइस आ रही है बेटा? वॉइस आ रही है? जैन बेटा, जैन वॉइस आ रही है कि नहीं? तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डी ब्लॉक स्टार्ट किया था ना। पढ़ते हो तुम लोग कुछ ना कुछ तो? पढ़ते हो कि नहीं? अरे डी ब्लॉक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम। हाँ, अब सही है। डी ब्लॉक स्टार्ट किया था ना लास्ट टाइम। कुछ बताया था आपको कि यार कैसे उसको पढ़ना है, नोट्स भी भेज दिए थे कल। तो पी ब्लॉक के हो गए सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के? अरे पी ब्लॉक के क्वेश्चन हो गए, एक बार जल्दी बताओ। पी ब्लॉक के हो गए ना क्वेश्चन सारे? यार एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर तो करना ही करना है, मस्ट है पूरा। और इस तरीके से नोट्स में लिखवाया है कि ऑलरेडी आपको आंसर वही मिल जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आपको वही मिल जाएंगे नोट्स के अंदर, बस उसको एक बार हाईलाइट कर लेना कि यहाँ यहाँ पे आंसर आ रहे हैं बस। है ना? बाकी डी ब्लॉक हम स्टार्ट कर रहे थे। डी ब्लॉक के अंदर मैंने कुछ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिए थे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी साथ साथ में करवाता रहूंगा मैं डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी साथ साथ में होंगे, तो उससे कुछ और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी साथ में करेंगे हम, ये भी देख लेना। तो इसके अंदर भाई स्टार्ट करें। क्वेश्चन वगैरह कुछ नोट करते चलो। ठीक है, क्वेश्चंस भी कुछ कुछ नोट करते चलो। देखो जर्ड, अगर स्कैंडियम की बात की जाए, स्कैंडियम 21, तो स्कैंडियम 21 और स्कैंडियम 21 की बात की जाए एंड जिंक जिंक 30 की बात की जाए, तो हम ये कह रहे हैं कि स्कैंडियम 21 एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, जबकि जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो इसका आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं ना। ये सब आपके एनसीईआरटी के, चाहे इंटेक्स के सॉल्व हैं चाहे अनसॉल्व हैं, चाहे चैप्टर एंड के क्वेश्चन है, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं आपको क्वेश्चन भी साथ साथ में करवाता रहूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना। स्कैंडियम जो 21 है, स्कैंडियम 21 लिखा हुआ है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट जिंक 30 ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांजिशन कौन होगा। ठीक है भाई, ट्रांजिशन कौन होगा? ट्रांजिशन वो होगा जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले। वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले कहां पर? उसके ग्राउंड स्टेट में मिल जाए, या फिर उसकी कोई एक्साइटेड स्टेट में अपने को कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलना चाहिए। ठीक है, स्कैंडियम में मिलता है। स्कैंडियम का लास्ट क्या हो जाता है? स्कैंडियम, स्कैंडियम 21 21, उससे पहले जो नोबल गैस आती है वो कौन सी आती है? आर्गन 18। आर्गन 18, उसके बाद तीन बचे, तो तीन बचे तो 4s और 3d, है ना? तो इसमें क्या लिखा जाता है कि 3d और 4s, 4s में कितने आ जाएंगे? दो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, पहले 4s को इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसके बाद 3d में बचा एक इलेक्ट्रॉन। तो अपने को पता है कि यार डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। जिंक की अगर हम बात करते हैं 30 के अंदर, तो आर्गन 18 आया, और आर्गन 18 के बाद 4s में दो इलेक्ट्रॉन डाले और 3d में 10। तो s के भी फुली फील्ड है, डी के भी फुली फील्ड है, तो ग्राउंड स्टेट में तो कोई चांस नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो एक बार इसको और अगर चेक कर ले एक्साइटेड स्टेट में, तो एक्साइटेड स्टेट में ये क्या एग्जिस्ट करेगा? टू पॉजिटिव की फॉर्म में।
तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2 पॉजिटिव आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। कहां से निकलेंगे? लास्ट वाले शेल से, चौथे वाले से। तो 4s में आ गए 0 और 3d में 10। अभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, अभी भी 3d में 10 है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जिंक का चाहे ग्राउंड स्टेट लो चाहे एक्साइटेड स्टेट लो, कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, तो आप कहोगे कि ट्रांजिशन कौन है? विच कंटेन एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट। बहुत बार ये क्वेश्चन आगे रिपीट होता रहेगा, ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन है भाई एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये आपके सॉल्व में दिया हुआ है, ये आपके सॉल्व में दिया हुआ है। उसके बाद साथ में थोड़े क्वेश्चंस भी हो जाएं ताकि पता लगे किस तरीके से आगे हम चल रहे हैं। अच्छा, ये क्लियर हो गया? लिख के बता दें, क्लियर हो गया ना? Zn+1 नहीं हो सकता, नहीं। Zn जो जितने भी मैक्सिमम जो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं जो 3D वाले सीरीज के हैं या जितने भी हैं, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। स्कैंडियम वेरिएबल शो नहीं करता, स्कैंडियम सिर्फ +3 शो करता है, बाकी सारे वेरिएबल शो करते हैं। और वेरिएबल में भी जो उनका सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है वो +2 रहता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो बता सकते हो कौन ट्रांजिशन है कौन ट्रांजिशन नहीं है। अगला इन्होंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछा अनसॉल्व्ड में, सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ठीक है, सिल्वर एटम में कंप्लीटली क्या है? सिल्वर में ये कह रहे हैं 4d10 है, ठीक है, सिल्वर में 4d10 है इन इट्स ग्राउंड स्टेट। हाउ कैन यू से दैट इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? अगर सिल्वर में जो ग्राउंड स्टेट है जीएस, ग्राउंड स्टेट में ये 4d10 आ रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जबकि ये फुली फिल्ड हो रहा है? तो ग्राउंड स्टेट में ये कितना आ रहा है? 4d10। ग्राउंड स्टेट में कितना आ रहा है? 4d10 आ रहा है। तो एक बार अगर सिल्वर को लिखा जाए तो सिल्वर, मैंने कल आपको नोट्स में सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भेजे हैं ना, तो सिल्वर के लास्ट में आएगा 47 में 4d10 और 5s का 1। तो भाई ग्राउंड, अब इसमें एक एक करके अगर देखा जाए तो अभी तो इसमें अनपेयर्ड आ रहा है, ये तो ट्रांजिशन है। ये अगर मैं सिल्वर को पॉजिटिव बना दूं तो 4d10 आ जाएगा और ये ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, नॉट ट्रांजिशन। ठीक है, ये ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। और अगर मैं सिल्वर को, ये यही दिया हुआ है और ये गलत लिखा हुआ है, ये ग्राउंड स्टेट नहीं है, ये है एक्साइटेड स्टेट। और अगर मैं सिल्वर को +2 कर दूं, क्यों सिल्वर को +2 करूंगा? क्योंकि सिल्वर AgO जैसे कंपाउंड बनाता है जहां पर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो अगर सिल्वर +2 में एग्जिस्ट करता है, तो +2 में एग्जिस्ट करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन तो भाई कहां से उसका निकल जाएगा? एक तो 5s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक कहां से निकल गया? 4d10 में से। अब बचा 4d9। क्या ये अनपेयर्ड हो गया? मतलब ये है कि अपने को चाहे ग्राउंड स्टेट मिले या फिर एक्साइटेड स्टेट 1 मिले, एक्साइटेड स्टेट 2 मिले, 3 मिले, किसी भी एक्साइटेड स्टेट में वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को कंटेन करना चाहिए। तो 4d9 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि सिल्वर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो ये चीज बताइए, क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये सेकंड क्वेश्चन अपने क्लियर हो गया? क्या है सेकंड क्वेश्चन? एक बार वाई लिख के भेज दें भाई सारे सारे स्टेबल, हाँ स्टेबल कन्फिगरेशन आ जाएगा ना उसका। हाँ देखो, अपने को कम से कम एक स्टेट में चाहिए, चाहे ग्राउंड स्टेट हो या फिर एक्साइटेड स्टेट हो, कहीं पे भी अपने को अनपेयर्ड मिल गया तो वो ट्रांजिशन आ जाएगा। ऑब्वियसली 2 पॉजिटिव में अनपेयर्ड मिल रहा है, 2 पॉजिटिव में अनपेयर्ड मिल रहा है, 49 मिल रहा है, 9 का मतलब अनपेयर्ड हो गया।
तो सिंपल है कि अगर अनपेड मिल रहा है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, भले ही +1 में ना मिले, +2 में वो अनपेड मिल रहा है। तो अपने को किसी ना किसी स्टेट में एक्साइटेड स्टेट का मतलब, एक्साइटेड में क्या होगा यार, एक्साइटेड का मतलब ये है कि सिल्वर यहां पर न्यूट्रल था, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो निकलेगा कैसे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर कैसे निकलेगा, जब उसको एनर्जी दोगे। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो Ag का प्लस चार्ज आ गया, तो ये हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट 1। इसको लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट 1 और इसको लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट 2, क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो वो एक्साइटेड स्टेट होती है। ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, जरा इसको फटाफट बना लो, कॉपी पेन निकाल के बैठा करो। ठीक है, क्वेश्चन भी साथ में समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके चैप्टर एंड में दे रखा है एक्सरसाइज में, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का, कॉपर पॉजिटिव का, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव का, Mn2 पॉजिटिव का, जो कि पढ़ा दिए हैं डी ब्लॉक के अंदर। मैंने क्या कहा था कि मैक्सिमम आपको 3D सीरीज ही मिलेगी क्वेश्चन के अंदर भी, तो ये चारों के चारों एलिमेंट 3D के हैं। ठीक है, इनके सबसे पहले एटॉमिक नंबर निकाल लो और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। साइंस टीचर विनीता कृपलानी 24 आ गया, कॉपर कितना 29, कोबाल्ट कितना 26 और 1 27, और Mn कितना 25। अब इनकी एक्साइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग इनका फटाफट एक बार लिख लो कॉपी के अंदर। क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। क्रोमियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। सबसे पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव, इट रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। उसमें एनर्जी का कोई चक्कर नहीं है, जो आउटर मोस्ट मिले उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लो, फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो, 1 2 3 4 कितने भी रिमूव करने हो, आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालो। क्रोमियम का लिखा, वैसे अगर शॉर्टकट में लिखा जाए तो क्रोमियम के 24 के पहले नोबल गैस 18 आर्गन, उसके बाद 4s 3d, 4s में कितने भरे 18, ये हो गए कंप्लीट, कितने बचे 6, पहले इसमें आगे 2 और फिर आगे इसमें 4। अब क्रोमियम का आ गया एक्सेप्शनल केस, तो क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस आया तो इसका 1 और इसका 5, क्या ये इसका न्यूट्रल स्टेट में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा क्रोमियम का, 3d5 4s1 बन जाएगा ना, 3d5 4s1। अपने को 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, अपने को निकालने 3 इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, अपने को निकालने 3 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। सबसे पहले तो 4s में से निकाल लो, एक इसमें से बाहर गया 0 हो गया, 2 इसमें से बाहर गए, 2 इसमें से बाहर गए तो 3 आ गया, 3d3 4s0। बताओ क्या ये क्लियर है, बाकी अपने आप कर लोगे। क्रोमियम का सबसे पहले न्यूट्रल स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 3d5 4s1। क्रोमियम का न्यूट्रल में क्या था, 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, पहले 4s से पहला निकाल लो, बाकी 3d से दोनों निकाल लो, 3d5 4s0। क्या ये क्लियर है, ऐसा निकाला जा सकता है। कॉपर का बताऊं, एक और बता देता हूं कॉपर का, आर्गन लिखा 18, कॉपर को न्यूट्रल स्टेट में लिखा तो दोनों ही एक्सेप्शनल आ गए, तो 3d का 10 और 4s का 1। क्या ये न्यूट्रल स्टेट में है कॉपर का, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, +1 मतलब एक चार्ज, तो +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, कहां से निकलेगा
फोरस में से लास्ट वाले में से निकलेगा, तो यहां से एक बाहर निकला तो कितना आ गया, यहां से बाहर निकला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 बन गया, फुली फील्ड बन गया। क्या ऐसे निकाल लोगे सारे, बाकी दोनों को कर लोगे ना? तो ये आपके चैप्टर एंड में जो एक्सरसाइज है उसमें दे रखा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब आयन बनाना, निकालना क्यों है, क्या जरूरत पड़ी निकालने की, क्योंकि यार अपने को पता है पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर कहां से निकालेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, निकलेगा कहां से, आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकलेगा। तो आउटर मोस्ट मतलब जो चौथे शेल है सबसे पहले वहां से बाहर निकलेगा, उसमें खत्म हो गया तो तीसरे में आ जाओ। ठीक, क्लियर? तो ये 2-3 क्वेश्चन कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस पर कुछ ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो बने हुए हैं आपके एनसीईआरटी में। ठीक, अगला टॉपिक देखते हैं। इतना क्लियर है ना? बाकी कोबाल्ट का एमएन का निकाल लोगे, बाकी कल मैंने नोट्स भी भेज दिए थे आपको। ऐसा कुछ हो रहा है इसके अंदर। बात की जाए डी ब्लॉक एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज की, 1 बाय 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कुछ की पॉइंट आपको बताऊंगा जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने के लिए बहुत है। जैसे आप कोई भी प्रदीप में देखोगे, किसी दूसरी बुक में देखोगे, बहुत लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, जिस पर क्वेश्चन बनेंगे उसको हम करेंगे कवर। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज सही है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वन अपने पास आ जाएगा, फर्स्ट अपने पास आया भाई एटॉमिक रेडियस। क्या है अपने पास, एटॉमिक रेडियस आ गया। तो एटॉमिक रेडियस की अगर बात की जाए, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियस की बात करनी है। आपके पास एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी निकाल के रख लो सामने, ज्यादा आसानी होगी आपको। ठीक है, एनसीईआरटी आपके पास होगी, निकाल के सामने रख लो और देखते जाओ, उसमें एटॉमिक रेडियस वाला पॉइंट निकाल लो। आपके पास एनसीईआरटी होगी, उसमें एटॉमिक रेडियस वाला पॉइंट निकालो डी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, उसके अंदर एटॉमिक रेडियस वाला पॉइंट निकाल लो। ठीक है, निकाला। अब इसके अंदर आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूं। डी ब्लॉक के अंदर बहुत सारे ग्राफ आपको दिखाई देंगे, जैसे आप चैप्टर को आगे बढ़ोगे, पेज पलटो, उसके अंदर आपको बहुत सारे ग्राफ दिखाई देंगे। एटॉमिक रेडियस का ग्राफ बन रहा है, मेल्टिंग बॉइलिंग का बन रहा है, आयोनाइजेशन का बन रहा है, हीट ऑफ एटोमाइजेशन दिया हुआ है, इन सब के ग्राफ दिए हुए। तो हमने क्या किया कि डिफरेंट डिफरेंट जो भी एलिमेंट्स थे, पहले उनकी प्रॉपर्टीज को हमने लेबोरेटरी में चेक किया। ठीक है, हमने उसका एटॉमिक रेडियस निकाली, स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से हमने एटॉमिक रेडियस को निकाला, और उसको हमने एक ग्राफ की फॉर्म में बताया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ ऑर्डर आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज सेम जो भी है, ऐसा कुछ ऑर्डर आ रहा है। अब अपने को क्या करना है, उस ऑर्डर को एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये यहां से यहां तक इंक्रीज आ रहा है, तो इंक्रीज क्यों आ रहा होगा, इस वजह से इंक्रीज आ रहा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है कि सबसे पहले अपने को जो भी ग्राफ है उसको देखना है, पूरा पूरा याद नहीं करना, ऑब्वियसली किसी को याद नहीं हो सकता है, उसमें से कुछ की पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में कि हाँ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पूरा पूरा ऑब्वियसली हम ग्राफ याद नहीं कर सकते। तो अपने को की पॉइंट देखने हैं, उसका ऑब्जर्वेशन निकालना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है, कहीं पर डिक्रीज हो रही है, कहीं पर सेम आ रही है तो क्यों आ रही है, उसका क्या रीजन है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है,
एग्जाम में ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपके पास पूरा पूरा ग्राफ बनाने को आ जाए, ऐसा कहीं नहीं आता, उसमें कुछ पॉइंट होंगे वो पूछे जाएंगे। ठीक, पहली बात। अब एटॉमिक रेडियस अगर आप ग्राफ के अंदर देखो तो आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा, नोट्स आपको दे दूंगा, नोट्स में भी पॉइंट लिखे रहेंगे, ठीक है, और उन्हीं पॉइंट से रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चंस भी हैं, प्लस यहां पर मैं आपको समझा देता हूं, कुछ एक पॉइंट यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक, एटॉमिक रेडियस की बात करें तो यार इनकी जो एटॉमिक रेडियस होगी वो स्मॉलर होगी, स्मॉलर देन एस ब्लॉक, ऑब्वियसली एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट होंगे यार उनसे तो छोटे ही होंगे, स्मॉलर देन एस ब्लॉक एलिमेंट एंड लार्जर देन पी ब्लॉक एलिमेंट। तो वैसे भी जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है भाई, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ आ रहे हैं, एस और पी के बीच में आ रहे हैं। तो एस और पी के बीच में आने का मतलब क्या है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ एस से रिलेट करती हैं, कुछ पी से रिलेट करती हैं, उनको बीच में रखा हुआ है। तो स्मॉलर देन एस एंड लार्जर देन पी ब्लॉक उनकी एटॉमिक रेडियस होती है। किस तरीके से पैटर्न देखा जाए तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट हम चल रहे हैं इन 3D सीरीज, मोस्टली हम 3D सीरीज को ही ज्यादातर एक्सप्लेन करते हैं। तो 3D सीरीज में लेफ्ट राइट की तरफ हम जा रहे हैं, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, हम किधर की साइड जा रहे हैं, जिंक की तरफ जा रहे हैं, ठीक है भाई, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इस तरीके से हम कहाँ जा रहे हैं, जिंक की तरफ जा रहे हैं 3D सीरीज में। तो जिंक की तरफ जाएं तो फ्रॉम लेफ्ट राइट इन 3D सीरीज एटॉमिक रेडियस, जिसको कोवेलेंट भी कहा जा रहा है यहाँ पे, एटॉमिक रेडियस फर्स्ट डिक्रीज, पहला थोड़ा डिक्रीज हो रहा है, देन रिमेन कांस्टेंट, then remain constant and then increase कर। तो ये एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, इसका मैं ग्राफ बता देता हूं लगभग किस तरीके का आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिखाई दे रहा होगा, इस साइड एटॉमिक रेडियस लिखा हुआ है, इस साइड लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस, और इस साइड लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर Z, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, एटॉमिक रेडियस इस साइड लिखी हुई है, एटॉमिक नंबर इस साइड लिखा हुआ है। और अगर हम पर्टिकुलरली 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज में क्या आ रहा है कि पहले रेडियस क्या हो रही है, फर्स्ट डिक्रीज में जा रही है, पहले रेडियस थोड़ी कम हुई, उसके बाद देन रिमेन कांस्टेंट, कुछ एलिमेंट के लिए वो कांस्टेंट थी और फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हुई, देन इंक्रीज। इस तरीके का कुछ आपको कर्व देखने को मिल रहा होगा। इस कर्व में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो 3 एलिमेंट हैं उनके लिए लगभग सेम है, 3 एलिमेंट के लिए लगभग सेम है, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन, लगभग 117 पिकोमीटर के आसपास, तीनों के लिए लगभग सेम है। उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज आया, तो पहले डिक्रीज कर रही है, फिर रिमेन कांस्टेंट, फिर इंक्रीज कर रही है। इसका अपने को बताना है रीजन, ऐसे कुछ पढ़ना है हमने, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई कि हम कैसे पढ़ रहे हैं इसको, क्योंकि पढ़ने का तरीका जानना सबसे जरूरी है डी ब्लॉक में, ठीक है। हाँ, अब ये चीज, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों हुआ, ये पढ़ने का तरीका है डी ब्लॉक को। अगर आपको तरीका समझ में आ गया आप खुद भी इसको कर सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस देखिए स्मॉलर देन एस लार्जर देन पी, पॉइंट समझ में आता है क्योंकि एस और पी के बीच में है। फिर हमने देखा कि यार इस तरीके ग्राफ आ रहा है कि लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं 3D में, पहले रेडियस डिक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट रही और फिर इंक्रीज हो रही है। इसका क्या रीजन आ सकता है, तो इसका रीजन क्या आएगा, इसमें दो तरह की फोर्सेस काम कर रही है। रीजन समझने से पहले अपने को दो तरह की फोर्सेस देखनी पड़ेगी जो यहाँ पर काम कर रही है। कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही होंगी, 2 फोर्सेस काम कर रही हैं
जो कि अपोजिट काम कर रही है, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स है। पहली फोर्स क्या है? पहली फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स किसकी वजह से लगी? ये अट्रैक्टिव फोर्स लगी है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में जो इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से अट्रैक्टिव फोर्स लगी है। अब लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता ही है, वो अपने को पता ही है। तो लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, तो पहले कुछ एलिमेंट के लिए अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा काम कर रही है। अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा काम कर रही है तो उसका रेडियस धीरे धीरे कम हो गया। ठीक, इतना अपने को समझ में आता कि यार ये जो एलिमेंट है ना, इनके लिए एटॉमिक रेडियस कम हो रही है। कम क्यों हो रही होगी? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज्यादा आ रहा है इन 2-3 एलिमेंट्स के लिए। सेकंड फोर्स जो काम करेगी वो रिपल्सिव फोर्स काम करेगी। रिपल्सिव फोर्स समरी बता देता हूं, बुक में 1.5 पेज लिखा होगा प्रदीप में, ठीक है? किसी बुक में देखोगे बहुत ज्यादा समरी अलग अलग तरीके से इसमें लिखी होगी। समरी आपको बता रहा हूं, अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, और रिपल्सिव फोर्स भी इसमें लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा? देखो, जैसे 3D सीरीज में हम आगे बढ़े तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि 3D में इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट होते हैं। 3D 1 आता है, 2, 3, 4, फिर 4 तो आता नहीं, 4 पॉसिबल नहीं होता, 5 आ जाता है, 6, 7, 8, 9 नहीं आता, फिर 10 आता है। तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन 3D में बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और 3D में जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन बढ़ता है, और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन नहीं लग पाता। ठीक है, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन नहीं लग पाएगा। तो रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से आएगा? इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन्स इन n-1, या हम कहें यहां पर डायरेक्टली इंक्रीज इन 3D सबशेल। कि 3D सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से रिपल्सिव फोर्स काम कर रही है। अब अपने को यह भी पता है कि यार यहां पर जो एलिमेंट है ना, जैसे जिंक हो गया, ठीक है, उससे पहले कॉपर हो गया, उससे पहले कोबाल्ट हो गया, ठीक है, इस तरीके से निकिल हो गया, उससे पहले कोबाल्ट हो गया। इनके अंदर 3D में काफी सारे इलेक्ट्रॉन है। जिंक के अंदर 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उससे पहले 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उससे पहले 3D में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब 3D में बढ़ते जाएंगे तो उस टाइम पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेंट फोर्स हो जाएगी, और अट्रैक्टिव फोर्स पहले डोमिनेंट थी। तो दो फोर्सेस काम कर रही हैं। एक पॉइंट लिख देता हूं लास्ट में, द रेडियस डिपेंड्स अपॉन the net result of these two forces। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम में लिख रहे हैं, कहीं लिख रहे हैं, आप इस पॉइंट को लिख के आ जाओ, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बिकॉज ये समरी है, चाहे तो आप इस ग्राफ को बना सकते हैं और इन दोनों पॉइंट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। ये बताओ, ये एटॉमिक रेडियस इसमें सबसे ज्यादा पूछी जाती है। अपने पास और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, बट एटॉमिक रेडियस तो आएगी ही आएगी, मतलब वो मस्ट है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी मिल जाएगा, नो डाउट, नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स में और अच्छे से पॉइंट पूरे एक्सप्लेन होंगे। समझ में आया? तो दो फोर्सेस काम कर रही है ना, क्लियर है ना? दो फोर्सेस काम कर रही है भाई, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। पहले पहले अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है तो रेडियस कम हो रही है। हाँ, अब देखो, क्रोमियम, Mn और आयरन, इनके लिए दोनों फोर्सेस इक्वल है, लगभग दोनों फोर्स बैलेंस हो गई। बैलेंस होगी तो तीनों की एटॉमिक रेडियस सिमिलर आ गई, और फिर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रही है, क्योंकि और ज्यादा
3D में इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट हो गए, तो लास्ट में 3D में बहुत इलेक्ट्रॉन है तो वो रिपल्शन कोज कर रहे हैं, उसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ रही है, तो स्लाइड सा इंक्रीज देखने को मिला। क्या ये लेफ्ट राइट वाला पॉइंट आपको समझ में आया? लेफ्ट राइट वाला क्लियर है ना? है ना? 3D में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं रिपल्शन बढ़ रही है, उससे जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेट कर रही है। और चाहे तो एक पॉइंट आप ये भी नोट कर सकते हैं कि क्रोमियम, एमएन और आयरन, इन तीनों के अंदर जो दोनों फोर्सेस हैं वो बैलेंस है। बैलेंस होने का मतलब रेडियस तीनों की सेम है, 117 पिकोमीटर तीनों की सेम आती है। ठीक, खत्म। वैल्यू अपने को किसी की याद नहीं रखनी, ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम के अंदर। 3D सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं, 4D है, 5D है, 6D है, सब में लगभग लगभग ऐसा ही पैटर्न है। अगर हम दूसरी बात करें भाई, दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ठीक है। 3D से 4D में, 4D से 5D में, 5D से 6D में, टॉप टू बॉटम हम जा रहे हैं। टॉप टू बॉटम जाने में आपको एक ग्राफ दिखाई देगा, आपको एक ग्राफ दिखाई देगा एनसीईआरटी में, जो कुछ इस तरीके का होगा। पहले वो ग्राफ ही मैं आपको बता देता हूं। ठीक, ग्राफ क्या कह रहा है कि इधर एटॉमिक रेडियस है और इस वाली एक्सिस पे एटॉमिक नंबर है। 3D सीरीज बनाई, कैसे बनी? लगभग कुछ इस तरीके से रैंडमली हमने बना दी, कुछ इस तरीके से 3D बन गई, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। 3D ऐसे बन गई। 4D भी लगभग ऐसे ही आएगी, बट ऑब्वियसली 4D की जो रेडियस होगी, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कुछ बना लें, ऐसे बना लेते हैं 3D। अगर हम 4D को बना रहे हैं तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, चौथे सेल से पांचवा सेल, पांचवें सेल से छठवां सेल, उसके बाद सातवां सेल, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, नो डाउट, पड़ा ही हुआ है। तो एटॉमिक रेडियस बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। तो इसमें कैसे होगा कि ये 4D ऐसे कुछ आ जाएगा, तो ये भी समझ में आता है कि 3D से 4D में एटॉमिक रेडियस बढ़ी है, क्लियर। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि 4D से 5D में कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि 4D से 5D में भी ऐसा ही हो जाना चाहिए इंक्रीज, बट फिलहाल ऐसा इंक्रीज नहीं आ रहा। हो क्या रहा है कि इन दोनों की जो रेडियस है, इन दोनों की जो रेडियस है वो लगभग सेम आ रही है इस तरीके से। ये 5D, मतलब 3D क्या हुआ, 3D से 4D में इंक्रीज आया, 4D से 5D में कोई इंक्रीज नहीं है, दोनों की रेडियस बिल्कुल सेम है, पहले वाले को छोड़ करके बाकी सब में रेडियस बिल्कुल सेम आ रही है। इसका रीजन अपने को पढ़ना है कि भाई यहां पर जो रीजन है वो क्या है। रीजन किस चीज का? क्वेश्चन क्या बनेगा कि वाई एटॉमिक रेडियस ऑफ, वाई एटॉमिक रेडियस ऑफ 4D सीरीज become equal to 5D सीरीज। बोलो भाई क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा बोर्ड एग्जाम में? मोस्ट जो है ना फेवरेबल क्वेश्चन है ये। एटॉमिक रेडियस वैसे ही इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है। एटॉमिक रेडियस 3D से 4D में बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं। 4D से 5D में भी बढ़ना चाहिए बट सेम आ रहा है। अब ये क्यों सेम आ रहा है, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। सबने पढ़ा हुआ है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, याद करो किसी टाइम में आप +1 में थे ना? याद करो कि कभी आप कहाँ थे, +1 में थे, बीते कुछ जमाने में। तो +1 में आपने पढ़ा था कि यार कभी पीरियोडिक टेबल में आपने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन।
लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड कौन से पीरियड में आते हैं? लेंथेनॉइड नो डाउट एफ ब्लॉक में आते हैं, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड। लेंथेनॉइड कौन से पीरियड में आते हैं, बस मुझे इतना बता दो, मुझे पता लग जाएगा आपने पढ़ा हुआ है, बाकी मैं समझा दूंगा। लेंथेनॉइड कौन से पीरियड में आते हैं, बस इतना बता दो, बाकी मैं समझा देता हूं। चाहे पीरियोडिक टेबल देख लो, पर ये बता दो लेंथेनॉइड कौन से पीरियड में आ रहे हैं। दो होते हैं, एक लेंथेनॉइड एक एक्टिनॉइड। कौन से पीरियड में आएंगे? टोटल पीरियड 7 है। अब लेंथेनॉइड की बात की जाए तो कौन से पीरियड में आ रहे हैं? 6th पीरियड में आ रहे हैं भाई। राघव चावला भी कह रहा है 6th, बिल्कुल सही है। लेंथेनॉइड, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसका मेन रीजन है, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। और लेंथेनॉइड कहाँ आते हैं? 6th पीरियड में आते हैं। ठीक है, सबको पता है लेंथेनॉइड आते हैं 6th पीरियड में। 6th पीरियड का मतलब n-1 5D सीरीज, 5D सीरीज। क्लियर? पहले तो ये पॉइंट अपने दिमाग में बिठा लो, लेंथेनॉइड आ रहे हैं 6th पीरियड में। 6th पीरियड का मतलब 5D सीरीज n-1। 5D सीरीज में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा। 4D से 5D में जाएंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा। उसका रीजन बताते हैं क्या हो रहा है। देखो इसमें क्या हुआ, अब इसी का रीजन पढ़ रहे हैं हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे और इसका रीजन पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके दो रीजन वैसे बन सकते हैं। पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का बता देता हूं। पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, साइंस टीचर, यारी जरा, ला हफ्ता। ठीक, इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथनम, स्कूटर, यामाहा, ला। डाउन द ग्रुप का कैसे याद रखते हैं? डाउन द ग्रुप का है स्कूटर, यामाहा, ला। स्कूटर, यामाहा, ला, स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथनम। दिक्कत है इनमें। यहां पर क्या आ रहा है? एटॉमिक नंबर बताओ। इसका 22, इसका कितना होगा? +18 करें, कितना? 40 आ गया। अब देखो भाई, 6वें में आ गया, 6th पीरियड में आ गया लेंथेनॉइड, और लेंथेनॉइड जैसे ही आया तो 32 का इंक्रीज आ गया। कितने का इंक्रीज आया? 32 का। कितना आ जाएगा? 72। क्या ये एटॉमिक नंबर में कुछ एबनॉर्मलिटी लग रही है कि पहले 18 यूनिट से बढ़ा और उसके बाद एकदम से लेंथेनॉइड आने की वजह से 32 यूनिट, 32 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। शेल भी बढ़ी, नो डाउट। 5वें शेल से हम 6वें शेल में आ गए, शेल इंक्रीज हुई, शेल इंक्रीज हुई, नो डाउट। एक शेल इंक्रीज हो गई है, बट 32 यूनिट का चार्ज इंक्रीज हुआ, और 32 यूनिट का चार्ज इतना ज्यादा था कि उसने इलेक्ट्रॉन्स को, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, और जो शेल्स इंक्रीज होने का इफेक्ट था वो इफेक्ट ही खत्म हो गया। मतलब डोमिनेंट कौन सा रहा? 32 यूनिट का जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा वो डोमिनेंट आ गया। और इसका जो 32 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा है, इसकी वजह से जो रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन आया है, दैट कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। यही है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डेफिनेशन वगैरह आपको नोट्स में मिल जाएगी। इसी को लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। किसको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं? कि 6th पीरियड में लेंथेनॉइड आने की वजह से +32 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, जिसकी वजह से जो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन थे उन पे इतना ज्यादा अट्रैक्शन लगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रेडियस ही पूरी कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो पहला रीजन है, दिस इज फर्स्ट रीजन। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक पहला रीजन आता है, मोस्टली यही पूछा जाता है। तो क्या इसका आंसर अपने को आ गया? Why the atomic radius
why the atomic radius of 4D series become equal to 5D series because of lengthenoid contraction, जो कि 6th पीरियड में लग रहा है। और क्या होता है कि लेंथनोइड आने की वजह से 6th पीरियड में +32 यूनिट का चार्ज बढ़ जाता है, जिससे अट्रैक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो शेल्स इंक्रीज होने की वजह से इफेक्ट था वो इफेक्ट खत्म हो जाता है। मतलब डोमिनेंट फैक्टर कौन है? अपना 32 यूनिट का जो चार्ज इंक्रीज हुआ है। क्या ये लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन, जैसे हमने एक चीज पढ़ी थी ना पी ब्लॉक में, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, मतलब हर दूसरे लेक्चर में इनर्ट पेयर इफेक्ट आ रहा था, अब पूछा भी गया था एग्जाम में, ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट पूछा भी गया था। वैसे ही ये है लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक में इसी का राज चलता है, लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे कि पी ब्लॉक में इनर्ट पेयर चल रहा था ना, कुछ नहीं आता तो लिख दो ड्यू टू इनर्ट पेयर, इसका भी यही हाल है। लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन आपका मतलब ऐसा एक टूल है, कहीं पर कुछ फंस गए तो लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन बताओ, पर लगेगा 6th पीरियड और 7th पीरियड में एक्टिनोइड। जैसे लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है ना, वैसे ही बुक्स में लिखा जाता है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। वो कहां पे लगेगा? 7th पीरियड। जब अब 6 से 7th में जाएंगे तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा, बट वो रेयरली पूछा जाता है, 10%। क्या ये क्लियर आ रहा है? सौर्य, राघव चावला, बेटा क्लियरिटी आ रही है कुछ? ठीक है, ठीक है। सौर्य बेटा, बन रहा है कुछ? इंटेक्स और चैप्टर एंड में क्वेश्चन देखोगे ना, यही है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन ऑन एटॉमिक रेडियस। हाँ भाई बताओ। अरे यार ये फुल स्क्रीन ये राघव चावला की वजह से हुआ, ये फुल स्क्रीन नहीं आ रही है। पता नहीं कौन सा हैक करके रखता है। हाँ ये अब सही हुआ। अरे निकाल दो, बेचारा कहाँ जाएगा। अरे भाई ये देख लो भाई, समझ में आ गया ना? जिसको ना आया हो, प्रोसेसिंग किसी का स्लो है, रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, ठीक है। यार सिलेबस बहुत ज्यादा है, समझा करो। मैं 2 3 4 बार रिपीट कर चुका हूँ लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये अपना बन जाएगा इसका रीजन, ठीक है, लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन का। एक और रीजन इसमें आता है जो कि समझना आसान है, कि 6th पीरियड में 4F आना भी स्टार्ट हो जाता है। 6th पीरियड में क्या 4F आना स्टार्ट हो जाता है? बिकॉज 6th पीरियड में लेंथनोइड आ जाते हैं,
और लेंथेनॉइड आने की वजह से 4f भी आ जाता है, और 4f में भरे जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। 4f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। और अपने को ये भी पता है कि 4f की जो शील्डिंग है बहुत कम है, मतलब 4f के जो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगा, और अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तो उसकी वजह से भी रेडियस कम हो जाती है, उसके वजह से भी रेडियस में कॉन्ट्रैक्शन आता है। तो दोनों रीजन है, बट मेनली लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसकी बात की जाती है। 4f वाला रीजन भी आपको नोट्स में मिल जाएगा, बिकॉज 4f में क्या होता है, डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, अट्रैक्शन बहुत लगती है। तो इसके जो 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना हैफनियम में, हैफनियम के जो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4f के अंदर, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगेगी, उससे रेडियस कम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ है एटॉमिक रेडियस का काम। एटॉमिक रेडियस में हमने लेफ्ट टू राइट पढ़ा, टॉप टू बॉटम पढ़ा, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो जब हम आगे बढ़े तो पता लगा कि सेकंड कौन सी प्रॉपर्टी है, आयनिक रेडियस थोड़ा सा बता देता हूं। आयनिक रेडियस सेम ऑर्डर है, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस सेम एज एटॉमिक रेडियस, सेम एज एटॉमिक रेडियस, वही पैटर्न है, एटॉमिक रेडियस की तरह ही पैटर्न है। बस एक चीज मुझे पूछनी है, वो ये कि Fe आपको पता है 2 पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है, 3 पॉजिटिव भी एग्जिस्ट करता है। किसकी एटॉमिक, किसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, किसकी कम होगी? तो इतना सा पूछना है मुझे। आयनिक रेडियस सेम ऑर्डर फॉलो करेगा एज एटॉमिक रेडियस, कोई दिक्कत नहीं है, डिक्रीज करेगा लेफ्ट राइट। बस इतना बता दो कि Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव में से किसकी आयनिक रेडियस ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। देखो भाई, कैटायन बना रहे हैं, जब भी हम कैटायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होता है उतना ही कम होता जाता है। जैसे कि एक छोटी सी क्लास है, हमने उसमें 100 स्टूडेंट भर दिए, अब 100 स्टूडेंट भरे हुए हैं, पीछे कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या है, तो 100 स्टूडेंट हमने भर दिए छोटी सी क्लास में, ठीक है। अट्रैक्ट, उससे क्या हो रहा है, रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब हमने क्या किया, एक एक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना स्टार्ट किया, एक एक करके हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। तो जितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे उतना ही उसका एटॉमिक रेडियस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी उसमें आती जाएगी। अब देखो Fe का 3 पॉजिटिव था, Fe का 2 पॉजिटिव था, तो Fe के 3 पॉजिटिव की रेडियस कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि 2 पॉजिटिव के बाद एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, एक और निकालने से बीच में एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन था वो भी कम हो गया, उससे एटॉमिक रेडियस उसकी कम हो गई। जैसे कि Mn में अपने को +2 करना है और Mn में अपने को +3 करना है, ऑब्वियसली +3 वाला क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल सा ये है ना, Mn+3 की रेडियस कम हो जाएगी। अब इसके अंदर इसको देख लो, ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये कह सकते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज इंक्रीज होगा, तो है बोतल में, ये रिलेशन लिख सकते हैं, चार्ज ऑन आयन, आयन के ऊपर कितना चार्ज है, आयन के ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा उसकी आयनिक रेडियाई उतनी ही कम होती जाएगी, उसकी आयनिक रेडियाई उतनी कम होती जाएगी। इसको लिख लेना, ये हेल्प करेगा। चार्ज ऑन आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक रेडियाई, जितना ज्यादा चार्ज आयनिक रेडियस उतनी कम। आयनिक रेडियस लिखा, उसको नोट कर लो। ठीक है, क्लियर। तो तीसरा इसके अंदर आता है, छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आगे, डेंसिटी एंड एटॉमिक वॉल्यूम।
डेंसिटी एंड एटॉमिक वॉल्यूम। इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है एस ब्लॉक से, जो करेस्पॉन्डिंग जो एस ब्लॉक के फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के मेंबर होते हैं उनसे ज्यादा डेंसिटीज इनकी होती हैं। और इसमें क्या है कि एक फॉर्मूला यूज करते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी और वॉल्यूम में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। एज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, as atomic radius decreases, its volume decreases, and अगर वॉल्यूम कम हो गया तो रेडियस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, एंड रेडियस सॉरी एंड डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो इनकी डेंसिटीज हाई होती हैं, हाई डेंसिटीज रहती हैं एस ब्लॉक से भी, एंड एटॉमिक वॉल्यूम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी। इसके अंदर कुछ एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे भाई अपने पास कि नोट करने को, हाईएस्ट डेंसिटी रहेगी ऑस्मियम एंड इरिडियम की, और लोएस्ट डेंसिटी रहेगी स्कैंडियम की। इसको भी आप नोट कर लें कि जो हाईएस्ट डेंसिटी है ऑस्मियम इरिडियम की है, लोएस्ट डेंसिटी स्कैंडियम की है। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस बढ़ती जा रही है उसका वॉल्यूम, जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस यहाँ पे कम होती जा रही है वॉल्यूम डिक्रीज होता जा रहा है और डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये इनकी हाई डेंसिटीज होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, डेंसिटी काफी हाई है। सबसे ज्यादा ऑस्मियम इरिडियम की डेंसिटी करीबन इनकी 22 ग्राम पर ml के आसपास की डेंसिटी आ जाती है, काफी ज्यादा है। अच्छा, स्कैंडियम की 3 ग्राम पर ml के आसपास। सब कुछ नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा। चौथा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, या जिसको हम कहते हैं मेटालिक कैरेक्टर, ये भी पूछ लेते हैं कभी कभार। क्या अपने को ये क्लियर है कि जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है भाई वो मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है? मैंने पहले भी लिखवाया था, दे शो मेटालिक कैरेक्टर एंड दे हैव मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्डिंग भी है, मेटालिक भी है। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इनका जो मेटालिक कैरेक्टर होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, बट दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होते हैं किसके कंपैरिजन में, देन एस ब्लॉक, क्योंकि यार एस ब्लॉक प्योर मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक अपने प्योर मेटल वाले आ गए, उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थोड़ी कम होती है। बट पी ब्लॉक, उसमें मेटल भी है, उसमें नॉन मेटल भी है, उसमें मेटलॉइड है, तो दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन एस ब्लॉक बट मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन मोर ईपी इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पी ब्लॉक। एक छोटा सा पॉइंट अपने को यहां पर मिल जाता है कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं एस ब्लॉक के कंपैरिजन में और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाते हैं पी ब्लॉक के कंपैरिजन में। अब जितनी भी मेटल की प्रॉपर्टीज हैं ये शो करेंगे, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, वो मुझे बता दो कि डी ब्लॉक के अंदर आपको कोई लिक्विड स्टेट में भी मिल रहा है क्या? अरे रहने क्या दो, 4 मिनट बचे हैं, 4 मिनट बचे हैं देखो। हाँ जल्दी से बता दें कि क्या, देखो इस टाइप के क्वेश्चन एनडीएम बहुत पूछे जाते हैं, हाईएस्ट डेंसिटी लोएस्ट डेंसिटी, कौन लिक्विड है कौन सॉलिड है। ठीक है, जो जनरल जो पॉइंट होते हैं ना, ये पॉइंट बहुत पूछे जाते हैं, पहले बता रहा हूँ एनडीएम में। ठीक है, पूछा जाएगा डी ब्लॉक के अंदर कौन सा ऐसा मेटल है जो कि क्या आ रहा है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव आ रहा है, मतलब सॉफ्ट है, वो कौन सा? एक्सेप्ट मरकरी which is liquid, all are strong
और ऑल आर सॉलिड मेटल्स। ठीक है, ऑल आर सॉलिड मेटल्स, कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं कि मरकरी को छोड़ करके भाई सारे के सारे जो है ना प्रॉपर्टीज चल रहा है, बिल्कुल सारे के सारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग सॉलिड मेटल हो जाएंगे। बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज मेटल की हैं सारी शो करेंगे। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे। एक आदि लिख देता हूं, वो तुम्हें ऑलरेडी पता ही है यार, कौन सी, मेलिएबल, मेलिएबल, डक्टाइल, ठीक है, और हाई एमपी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड इसमें आ जाएगा गुड कंडक्टर। मतलब गुड कंडक्टर में तो आप ये कह लो कि जो सिल्वर है, जो गोल्ड है, बहुत अच्छे कंडक्टर है ना, एक्सीलेंट, कॉपर है तो एक्सीलेंट कंडक्टर है, कंडक्टर बहुत अच्छे हैं, मेलिएबल हैं, डक्टाइल हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। तो ये जितने भी मेटल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है ना, ये सारी शो करते हैं, ये आप ध्यान रखें। हार्ड हैं, लस्ट्रस हैं, हार्ड भी हैं, लस्ट्रस हैं, लस्ट्रस का मतलब शाइनी सरफेस। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये सारी शो करेंगे क्योंकि ये मेटल है। एक चीज ध्यान रखना, अभी लिख देता हूं पॉइंट नोट करके, द मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, द मोर स्ट्रॉन्ग आर मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। बस मुझे इतना बता दो कि यार मैक्सिमम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मैक्सिमम जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है इन 3D सीरीज, वो मुझे बता दो, फिर लेक्चर खत्म करते हैं। ये बता दो लास्ट पॉइंट बस, कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं ना इसको, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में आ रहे थे ये बता दो। ठीक है, हर्ष, सिद्धार्थ, ऋतिक, ललित, राघव, शौर्य, विवेक, विशाल, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में, मैंने क्या बताया कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्ड आएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D सीरीज में भाई किस में आ रहे थे, किसमें, क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम लिखा हुआ है, क्रोमियम के अंदर 3D का 5 और 4s का 1 था, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे मैक्सिमम थे। सही है, चलो बस आज के लिए इतना बहुत है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसमें पुराने जो जो भी रिकॉर्डिंग है सब आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तो धीरे धीरे इनमें जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं अपनी वो कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना रिवाइज कर लें, नोट्स आपको मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इसको, जो भी डाउट होगा वो सॉल्व करते रहना, मेरे को भेजते रहना वो। ठीक है, डाउट भेजते रहना, क्वेश्चन भी करवा दूंगा, बीच बीच में क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, जय हिंद, जय हिंद।